आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताऊं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर बताएंगे आपको कि हेमंता की गोली और सियासी खलबली। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने आखिर क्यों चला दी गोली और उनकी गोली पर क्यों मच गया है बवाल। साथ ही आपको बताऊंगा सिर्फ 2 रुपए के लिए असदुद्दीन ओवैसी और हेमंता बिस्वा शर्मा क्यों भिड़ गए हैं। इसके बाद बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। बच्ची नहीं साली भी कूद कर मरी। 3 बहनें जिन्होंने सुसाइड किया। सिर्फ इन 3 बहनों ने आत्महत्या नहीं की बल्कि कुछ वक्त पहले साली ने भी कूद कर आत्महत्या की थी। और चेतन इन बच्चियों के पिता ने 16 साल में 3 शादियां की हैं। क्या है ये रिश्तों का रहस्य आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बात करेंगे आईसीसी का एक्शन पलटेगा पाकिस्तान में बड़ी हलचल है। भारत और पाकिस्तान का मैच 15 तारीख को होना है। उससे पहले आईसीसी लाहौर पहुंचकर बैठक कर रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी सदस्य पाकिस्तान पहुंचकर बैठक कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान को डर और खौफ है बड़े एक्शन का, इसलिए पाकिस्तान मान जाएगा भारत के खिलाफ खेलने पर। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको बांग्लादेश में निशाने पर हिंदू क्यों। आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में चुनाव है कुछ दिनों बाद। उससे पहले एक पूर्व मंत्री की हत्या कर दी गई है जो हिंदू मंत्री है। आज मोहन भागवत ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को कैसे मिलेगी सुरक्षा। क्या है मोहन भागवत का फॉर्मूला आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर और आखिर में बात करेंगे आपको राजस्थान लिए चलूंगा। राजस्थान के कोटा में एक बिल्डिंग जमींदोज हो गई है, कई जानें चली गई हैं। मौत की इमारत आखिर कैसे गिरी ये आपको बताऊंगा। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें उससे पहले हेडलाइंस। मुंबई में गद्दा बनाने वाली कंपनी के गोदाम में लग गई है भीषण आग। 4 किलोमीटर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच जारी। मुंबई में आरएसएस के शताब्दी समारोह में लगी बॉलीवुड सितारों का मेला। अक्षय, जैकी श्रॉफ, अनन्या पांडे समेत कई हस्तियां पहुंची। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन। विश्व विजेता बनने के बाद भारतीय टीम अंडर 19 टीम वतन वापस लौट आई है। मुंबई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। हजारों की संख्या में फैंस एयरपोर्ट पहुंचे। मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों में कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने कहा हम शांति के लिए हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। विंटर ओलंपिक में सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती के खिलाफ इटली में प्रदर्शन। स्टेडियम के बाहर पुलिस पर आतिशबाजी और पटाखों से हमला। सुरक्षा बलों ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। सीएम हेमंता ने फिर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से कनेक्शन के आरोप लगाए हैं। पाक दूतावास जाने की तस्वीर भी जारी की। जांच केंद्रीय एजेंसी को देने का फैसला। पहले सीआईडी असम ने केस दर्ज किया था। दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली वालों को बड़ी सौगात। सीएम रेखा गुप्ता ने 500 नई ई बसों को दिखा दी हरी झंडी। 2028 तक 14,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी। लखनऊ में शिया समुदाय का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। इस्लामाबाद में मस्जिद पर आतंकी हमले का विरोध जताया गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर आग लगने से मच गई अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट की वजह से स्टेशन पर लगी भीषण आग। आरपीएफ और जीआरपी ने आग पर काबू पाया। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में पप्पू यादव की रिहाई की भी मांग। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की अस्थियां संगम में प्रवाहित की गई। बेटे जय पवार ने संगम घाट पर किया पूजा पाठ। अस्थि विसर्जन के दौरान भाजपा और एनसीपी के नेता मौजूद रहे। उज्जैन में 150 साल पुरानी दरगाह पर कार्रवाई। दरगाह पर प्रशासन ने तोड़ा है दरगाह को। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। रूसी सेना ने फिर यूक्रेन पर किया बड़ा अटैक। ड्रोन हमले में से यूक्रेनी तेल डिपो में लग गई है भीषण आग। यूक्रेन पर 400 ड्रोन और मिसाइलों से हमले का दावा। जीत के साथ न्यूजीलैंड ने किया वर्ल्ड कप का आगाज। 5 विकेट से अफगानिस्तान को हराया। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड के सामने 183 का लक्ष्य रखा।
शुरुआत करने जा रहा हूं आज की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है देश के एक राज्य के बड़े मुख्यमंत्री की ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर बवाल हो गया। हेमंता की गोली और उस पर खलबली और बवाल मच गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की एक तस्वीर ट्वीट की कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने। हेमंता बिस्वा शर्मा दिख रहे हैं, हाथ में बंदूक है, बंदूक से गोली निकलती है और सामने तस्वीर है जहां लिखा है नो मर्सी, कोई दया नहीं, और टोपी वाले दो मुसलमानों की फोटो है। ये बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई थी, लेकिन बीजेपी ने डिलीट कर दी। उसके बाद कांग्रेस के सांसद ने ट्वीट की है। और बवाल इस कदर मचा कि असम बीजेपी ने जो ट्वीट किया था ये इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। ऊपर लिखा था पॉइंट ब्लैंक शॉट, लेकिन बंदूक से गोली निकल चुकी थी और उसके बाद सियासी बवाल शुरू हुआ। हेमंता बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल? मैं तो लेने के लिए मैं तैयार है। बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को मैं जानता हूं तेरे को। मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूं। डालू तेरा अकाउंट में डाल दूं ये 2 रुपए को। राजा में सला जाए, कहाँ यहाँ हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। चीफ मिनिस्टर रहकर कोई इतना गिर सकता है? उनके दिमाग में ट्यूबलाइट। हैदराबाद में बिरयानी खा के कहाँ यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हो। उनकी सोच छोटी है, वो छोटे दिमाग के आदमी है। एक असमिया का साध है कि मियाँ का साध है, हम लोग कैसे जिंदा रहे? ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपको जेल की सलाखों के पीछे मिलेगा। आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। होते इसी तरह विवाद की तस्वीर सामने आ जाए तो हंगामा और बवाल नहीं थमता। असम के सीएम का एक वीडियो सामने आया तो ऐसा ही बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने तो फौरन ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष ने तो इसे बुलेट की तरह हथियार बना दिया। फिर शब्दों और वीडियो से हेमंता और बीजेपी पर सवालोों के गोले दागे। ओवैसी से लेकर राहुल गांधी तक हेमंता पर आग बबूला हैं और कहने लगे कि हेमंता ने फायर नहीं मिस फायर कर दिया है। बहुत ही शर्मनाक और घटिया बयान है ये वाला। और अब आपको बताऊं, हेमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम ने जो ट्वीट उनके बीजेपी के ट्विटर हैंडल से हुआ उस क्या कह रहे हैं सियासतदान। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं एक दुलारा मुख्यमंत्री चुनावी विज्ञापन में सीधे मुसलमानों के सीने पर जो गोली मार रहा है वो दरअसल संविधान की छाती पर मार रहा है। ऐसी ये गोली गोडसे ने गांधी जी के सीने पर मारी थी। सागरिका घोष ने कहा यह बेहद शर्मनाक और नफरत फैलाने वाला वीडियो है, जिसने भी यह हरकत की है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। केसी वेणुगोपाल ने कहा बीजेपी के एक ऑफिशियल हैंडल से वीडियो पोस्ट हुआ है, इसमें अल्पसंख्यकों को पॉइंट ब्लैंक से मर्डर करते दिखाया गया है। यह कुछ और नहीं बल्कि सरकार का जनसंहार को बुलावा है। यह साधारण वीडियो नहीं है जिसे ट्रोल समझकर अनदेखा किया जाए। यह ऊपर से फैलाया गया जहर है और इसके नतीजे भुगतने होंगे। वारिस पठान कह रहे हैं यह नफरती अपराध है, लोकतंत्र की हत्या है। क्या चुनाव आयोग और एजेंसियां कार्रवाई करेंगी या अब नफरत को भी सामान्य माना जा रहा है? असम बीजेपी ने दरअसल विरोध और बढ़ा तो ट्विटर से इस वीडियो को डिलीट कर दिया। जांच की जा रही है एआई से किसने यह वीडियो बनाया है और कैसे असम बीजेपी के आधिकारिक हैंडल से शेयर किया गया है। एसटीएसएन सपा के नेता कह रहे हैं ये किसी की निजी जागीर नहीं है, ये देश असम के सीएम हेमंता शर्मा की भी नहीं है। वो मुसलमानों पर राइफल तान कर गोली चला रहे हैं, ये बहुत ही घटिया काम है, 2 कौड़ी के भी लायक नहीं है। महुआ मोइत्रा कह रही है सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई और सभी जज इस वीडियो को देखें। हेट स्पीच पर स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर का आदेश है। इन महाशय को और क्या करना होगा जिस पर आप एक्शन लेंगे। इसके बाद देखिए सियासी हंगामा और बवाल मचा है, क्या कह रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक और घटिया बयान है ये। एक इतने बड़े मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर जो कुर्सी पर बैठे इस तरह की बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ? जो ज्यादा मुसलमानों को गाली देगा वो बड़ा हिंदुइज्म का चैंपियन समझ में आ जाता है लोगों को, लेकिन इस तरह से आपको नफरत फैलाने की इजाजत किसने दिया? वो जो कर रहे हैं कि वो एक राइफल से मुसलमानों की तरफ निशाना साध रहे हैं और गोली चला रहे हैं, जो आसाम की बीजेपी ने ट्वीट करा है और 0 टॉलरेंस करके करा है कि मुसलमानों पे गोली मारेंगे। मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है। ये देश हेमंत विश्वकर्मा की या आसाम उनकी जागीर नहीं है।
ये देश सबका है। वो पूरे असम के मुख्यमंत्री है, ना कि किसी वर्ग विशेष के मुख्यमंत्री है। लेकिन जिस प्रकार मुस्लिमों को वो टारगेट कर रहे हैं, जिस प्रकार अन्य लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिस प्रकार सोशल फैब्रिक का वो तोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेनी चाहिए। उसका मतलब क्या है कि जाके मुसलमानों को मारो, वही बोल रहे हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री। मैं शॉक थी जब मैं वीडियो देखा। उसका मतलब है इट इज अ कॉल फॉर द जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स। और हमारा जो न्यायपालिका है वो क्या कर रही है? उन्होंने किसी मुसलमान के ऊपर ये गोली नहीं चलाई, बल्कि वो संविधान के ऊपर गोली चला रहे हैं, लोकतांत्रिक ढांचे पर गोली चला रहे हैं, जमहूरी निजाम के ऊपर गोली चला रहे हैं, और उन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। और सिर्फ इस पे नहीं, ओवैसी और हेमंता 2 रुपए पर भिड़ गए। ये आपको याद होगा, जैसे ही एसआईआर शुरुआत हुई उस दौरान कई शहरों से तस्वीरें आई थी घुसपैठियों के भागने की। अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें आई कि घुसपैठियां भागने शुरू हो गए। और ये कहा जाता है कि असम में घुसपैठियों की संख्या अच्छी खासी है। हेमंता उन्हें टारगेट करते रहते हैं। इसी तरह तस्वीर में आपको दिखाऊं कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो एक बयान दिया था उन्होंने घुसपैठियों को लेकर, उस पर ओवैसी ने हमला किया। सुनिए। যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। রিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। अगर भैया रिक्शा के लिए 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए ही दे दो। ऐसे छोटे छोटे काम से परेशानी होगी तभी वो राज्य छोड़ेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है, कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरा अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। अब देखिए जरा ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, आखिर मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कहा था? हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था सीएम ने, जब तक सत्ता में हूं मियां लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जब हम उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे तभी वो राज्य छोड़ेंगे। मियां अवैध बांग्लादेशी हैं, उन्हें असम में काम नहीं करने देना चाहिए। अगर कोई मियां समुदाय का ऑटो वाला 5 रुपए किराया मांगे तो उसे 4 रुपए देना चाहिए। परेशान होंगे तभी तो असम छोड़ेंगे। इस पर ओवैसी ने कहा असम के सीएम हेमंता को 2 रुपए का भिखारी। कहा असम के सीएम मियां मुसलमानों पर कह रहे हैं कि वो अगर 5 रुपए का ऑटो का किराया मांगते हैं तो उन्हें 5 रुपए मत दो, 4 रुपए दो और परेशान करो। संविधान सबको बराबरी का हक देता है। पीएम सीएम किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हेमंता कहते हैं कि मियां मुस्लिमों के साथ ऐसा करेंगे, वोट देने बांग्लादेश चले जाएं। आप क्या करना चाहते हैं? हेमंता, मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम कितने छोटे आदमी हो। एक गरीब ऑटो चलाने वाले के 4-5 रुपए के पीछे पड़े हो। ये लो 2 रुपए की भीख मैं तुम्हें देता हूं, बोलो लेते हो क्या? क्या मैं ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा ओवैसी अगर मुझे 2 रुपए देना चाहते हैं तो मैं उसे बिल्कुल लेने को तैयार हूं, लेकिन उनके पास जाकर लेने में बहुत खर्चा आ जाएगा। वो यहां आकर दे दें तो मैं 2 रुपए भी ले लूंगा, इसे मैं राज्य के विकास में इस्तेमाल करूंगा। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी और हेमंता बिस्वा शर्मा। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है, डालूं तेरा अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को, मैं ले लूंगा। 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा। आगे आपको बताऊंगा कि आखिर असम में अचानक इतना सियासी तूफान क्यों आ गया है। अखिलेश और हेमंता बिस्वा शर्मा भी आमने सामने क्यों आ गए। सुनिए जरा मटन पर दोनों कैसे भिड़े। 3 केजी मटन खाते हैं। बास का अंदर में ऐसा एक नेता है जिसको 3 केजी मटन चाहिए। ब्रेकफास्ट शुरू करता है पुलाव और मटन से, तो अंदर में खाएगा तो कहाँ रुकेगा। तो आप लोग खबर कीजिए, और बास में
एक व्यक्ति है जो सुबह का ब्रेकफास्ट पुलाव और मटन से शुरू करता है, दूसरा मांस भी खाते हैं, उसका नाम नहीं लेते। बीजेपी वाले मीट खाते हैं। और मैंने अपनी फ्लाइट में अपने बगल में एक बीजेपी के बड़े नेता को खाते देखा है, नाम नहीं ले सकते, ये बात वो पर्सनल होता है, वो ठीक बात नहीं है। ट्रेंड चलाया गया था कि आतंकियों ने धर्म पूछ के मारा, जाति नहीं। और उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, ये होना चाहिए। अब देखिए जरा, असम में अभी सियासी तूफान और आना बाकी है। न सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा, आज असम के सीएम ने एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के बड़े नेता पर, राहुल गांधी के करीबी नेता पर बड़े इल्जाम लगाए। लीड इंडियार हेड स्टेटमेंट दिए जे एज शी वाज पेड बाय पाकिस्तान, लीड पाकिस्तान। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के करीबी गौरव गोगोई की जो पत्नी है, उनके आईएसआई के साथ लिंक है, पाकिस्तानी आईएसआई के साथ। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को आप देख रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाकायदा इसके लिए एसआईटी बनाई और गृह मंत्रालय को भेज दिया है आगे की इंक्वायरी के लिए। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक तस्वीर भी जारी की है उस शख्स की जिसके आईएसआई के साथ संबंध है, और उनका दावा है, ये देख रहे हैं, जिसका नाम अली तौकीर शेख है। ये अली तौकीर शेख गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ का करीबी है, ये दावा कर रहे हैं असम के सीएम। अब देखिए क्या कह रहे हैं इस पर। आज सीएम ने पीसी की, उन्होंने कहा गौरव गोगोई 2013 में गुपचुप तरीके से पाकिस्तान गए थे, इसकी जानकारी भारतीय अधिकारियों को नहीं दी गई थी। उस समय वो असम के सीएम के आवास में रह रहे थे। हो सकता है पाकिस्तान में उन्होंने कोई खास ट्रेनिंग ली हो। पाक से लौटकर संसद में रक्षा उपकरण और परमाणु पर सवाल किए उन्होंने। गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा एलिजाबेथ देश से जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तान भेजती हैं। वो भारतीय संस्थाओं में काम करते हुए 9 बार पाकिस्तान गई हैं। वो सिर्फ अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जाती थी, कभी फ्लाइट से नहीं गई हैं। पाक नागरिक अली तौकीर के साथ वो देश विरोधी साजिश में जुड़ी। गौरव गोगोई खुद पाकिस्तानी एजेंट हैं और वो साजिश में जुड़े। अरेस्ट करेंगे तो राजनीति होगी, इसलिए केस गृह मंत्रालय को भेज रहे हैं। इस पर गौरव गोगोई ने कहा सीएम शर्मा के आरोप बेहद बेतुके और पूरी तरह झूठे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सी ग्रेड फिल्मों से भी बेकार थी। अगर सबूत थे तो सीएम 6 महीने से हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे? चुनाव नजदीक है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। पत्रकारों का सदी की सबसे फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस झेलनी पड़ी। काल्पनिक कहानियों के बजाय वो जमीन पर जवाब दें जो असम में अवैध तरीके से 4000 एकड़ की जमीन कब्जाई गई है। सत्ता में आए तो इस जमीन को गरीबों और भूमिहीनों को बांट देंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, गौरव गोगोई और दूसरे सियासतदान। मैं तो ये बोलना चाहता हूं गौरव गोगोई को, भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दो कि सीएम झूठ है। आई विल बी द हैप्पीएस्ट। किस लिए? मैं नहीं चाहता हूं मेरा एमपी कोई एमपी कॉम्प्रोमाइज रहे। डिनाई कर दे मैं पाकिस्तान नहीं गए थे, डिनाई कर दे मेरा बीबी पाकिस्तान में नहीं काम करते थे, डिनाई कर दे मेरा बीबी भारत से तनख्वाह, पाकिस्तान से तनख्वाह आते थे, मेरा बीबी सैलरी लेते थे। एक बार डिनाई कर देना, आई विल बी द हैप्पीएस्ट। सीएम हिमंता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही हैं वो पूरी तरह बेतुकी और झूठ का पुलिंदा थी। सीएम का पूरा कार्यक्रम एक सुपर फ्लॉप शो साबित हुआ। दिल्ली से आए पत्रकार भी सीएम की बात समझ नहीं पा रहे थे। चुनाव नजदीक है इसलिए सीएम अचानक जगे हैं। अनर्गल बातें पिछले 1 साल से ये कर रहे हैं। एक ऐसे परिवार पर आरोप लगा रहे हैं जिस परिवार के हमारे स्वर्गीय गोगोई साहब आधुनिक असम के निर्माता, उनका ही अपमान नहीं है। ये अहोम के एक नागरिक को चोट पहुंची है। इस तरह के जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसमें इन आरोपों का राजनीतिक जवाब भरपूर दिया जाएगा, कानूनी जवाब भरपूर दिया जाएगा और ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपको जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे। क्या नजदीकियां रही हैं एलिजाबेथ कोलबर्न उनकी पत्नी की पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के साथ, और ये बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है जो सामने आ रहा है कि अली तौकीर शेख 2010 से 2013 के बीच 13 बार भारत आए हैं। जिस तरीके के एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं वो बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, चूंकि इससे पूरी कांग्रेस पार्टी के ऊपर असर पड़ेगा। और अगर ये गलत एलिगेशन है
तो उनके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए। अब देखिए असम में बवाल क्यों हो रहा है। बवाल होने के पीछे बड़ी वजह है तनाव, और बवाल तब होता है जिसका सीधा कनेक्शन चुनाव से होता है। असम में चुनाव है। दरअसल असम में अगले 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। 10 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची आने वाली है और इसके बाद चुनाव आयोग राज्य का दौरा कर सकता है। चुनाव तैयारियों को परखने के लिए चुनाव आयोग की टीम जाएगी और फिर मार्च के पहले हफ्ते में तारीखों का ऐलान संभव है। बंगाल, केरल, तमिलनाडु के साथ असम में चुनाव संभव है। 5 साल पहले 2021 में इन राज्यों में एक साथ चुनाव हुए। 2021 में असम में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। 126 सीट है और उसमें से 75 सीट एनडीए को मिली, बहुमत मिला। कांग्रेस गठबंधन को 50 सीटें मिली थीं। इस बार भी मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। चुनाव से पहले पीएम मोदी लगातार असम के दौरे कर रहे हैं। दूसरी ओर अब राहुल गांधी ने भी कांग्रेस का प्रचार तेज कर दिया है। वैसे असम में बीजेपी का चेहरा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ही है, जबकि कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ा फेस गौरव गोगोई। जानकार बता रहे हैं कि चुनाव के चलते भी दोनों में जंग तेज हो गई है और इसी वजह से पुराने केस और आरोपों की लड़ाई गंभीर हो रही है। सुनिए जरा इस पर सियासतदानों। तो मुख्यमंत्री वहां का है वो पूरी तरीके से नकारा साबित हो चुका है और वो जब मामला इनके गद्दी फंसती है तो इनको हिंदू और मुसलमान दिखाई देता है, इनको पाकिस्तान अफगानिस्तान दिखाई देता है और इनको लव जिहाद दिखाई देगा और वोट जिहाद दिखाई देगा, क्योंकि अब जा रहे हैं ना, जनता ने मन बना लिया। अगर देशद्रोही किसी काम में इन्वॉल्व है तो अमित शाह के सामने बैठ के गौरव गोगोई पार्लियामेंट में बराबर भाषण देते हैं, तो होम मिनिस्ट्री को इसको संज्ञान में लेके इस पे वहां केस होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को एसआईटी यहाँ गठन किया, फिर इन्वेस्टिगेशन कराया, अब फिर जाके क्या हो गया, टाई फिश। बड़े बेशरम लोग हैं और इनकी गिद्ध नजर है, केवल चुनाव कुछ भी करना पड़े, जांच करा के अभी देख लें, लेकिन उस मुद्दे को बार बार उठाएंगे ताकि जो इनकी असफलता है, विकास नहीं कर पाए, रोजगार नहीं दे पाए, वो छुप जाए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, गाजियाबाद में 3 बहनों ने आत्महत्या कर ली थी। वो अबूझ पहेली है, उसकी जांच हो रही है अभी, लेकिन रोज नई बात और चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। मिस्ट्री जो है गहराती जा रही है। 3 बच्चियों ने आत्महत्या की। तीनों बहनें, बताया गया, तीनों मोबाइल गेम की वजह से सुसाइड किया है। अगली तस्वीर देखिए जरा। तीनों लगभग 9वीं फ्लोर से नीचे गिरी। 9 फ्लोर से नीचे गिरने के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो भी हिला देने वाली है। गंभीर चोटें थी बच्चियों को। यह तस्वीर उस बिल्डिंग की है जिस बिल्डिंग से बच्चियों ने छलांग लगाई, और दावा यह है कि चेतन के घर में ये 3 बच्चियों की आखिरी आत्महत्या नहीं है और पहली आत्महत्या नहीं है। इससे पहले भी चेतन की साली इसी तरह कूदकर आत्महत्या कर चुकी है। गाजियाबाद में 3 बच्चियों की मौत के इर्द गिर्द घूम रहे 300 सवाल पूरे मामले को बेहद तिलिस्मी बना रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, रहस्यमयी परतें खुलती जा रही हैं और बच्चियों का पिता चेतन अनसुलझे सवालों के चक्रवात में घिरता जा रहा है। तीनों बच्चियों की सुसाइड से पहले उसके घर में एक और मौत हुई थी, वो भी बिल्डिंग से गिरकर। नहीं सर, देखो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जो भी है, बस जो भी है मेरे बच्चियों का मामला है, मेरे बच्चियों की मामला जो भी है जी। चेतन अपनी शादियों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि उसने 2 नहीं बल्कि 3 शादियां की थी। उसकी तीनों पत्नियां सगी बहनें थीं। उसने पुलिस को 2 ही शादी की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढ लिया। तो यानी चेतन के यहां सिर्फ 3 आत्महत्या नहीं हुई, 3 बच्चियों की। एक आत्महत्या पहले भी हो चुकी है, इसी तरह बिल्डिंग से कूदकर। गाजियाबाद में 3 बच्चियों की खुदकुशी का पेंच लगातार उलझ रहा है। बच्चियों के पिता चेतन और उनके परिवार को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। करीब 6 से 7 साल पहले चेतन का परिवार शालीमार गार्डन इलाके में रहता था। घर की 3री मंजिल से गिरकर चेतन की साली आंचल की मौत हो गई। घर वालों के मुताबिक आंचल रेलिंग पर खड़े होकर कपड़े उतार रही थी। तब लड़की की उम्र 16 साल की रही होगी। परिवार ने केस दर्ज नहीं कराया। शालीमार गार्डन के बाद चेतन साहिबाबाद के राजेंद्र नगर में रहने लगा।
2015 में अचानक चेतन के घर से किसी लड़की की मौत की खबर आई। उस लड़की की मौत तीसरी मंजिल की बालकनी से गिरकर हुई थी और बताया जाता है कि वो लड़की चेतन की लिव इन पार्टनर हुआ करती थी। गाजियाबाद पुलिस ने 2015 में उस लड़की की मौत को सुसाइड माना। चेतन के ससुर सीलमपुर में रहते थे और उन्हें 11 बेटियां थी। 11 बहनों में सबसे बड़ी बहन सुजाता थी, जिसकी शादी चेतन के साथ हुई। बहुत दिनों तक सुजाता को बच्चा नहीं हुआ तो चेतन ने साली से एक और शादी कर ली। बाद में चेतन ने अपनी एक और साली से तीसरी शादी भी कर ली। बच्चियों की सुसाइड के बाद चेतन के घर से 3 मैरिज सर्टिफिकेट भी मिले। चेतन की 2 सालियां कुंवारी हैं, जिसमें से एक चेतन के घर पर ही रहती है। सुनिए जरा, चेतन से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। स्कूल गई थी जी, 2022 के लास्ट तक स्कूल नहीं जा रही थी, फेल हो गई थी तो इसमें नहीं जा रही थी। वह उनकी खुद की मर्जी थी। मैं अपने घर में बच्चों का होल्ड रखता था जी। मेरे घर में मॉम डैड का होल्ड नहीं था, बच्चों का होल्ड था। थोड़ी लाडली मैं ज्यादा रखता था। मेरी तीनों बेटी लाडली बहुत रखता था जी मैं। शादी थी आपकी, उसके साथ वो बताया जा रहा है कि आप पहले शालीमार में रहते थे, वहां से भी गिर गई थी। नहीं सर, देखो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जो भी है बस जो भी है मेरे बच्चियों का मामला है, मेरे बच्चियों की मामला जो भी है जी। नहीं सर, देखो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जो भी है बस जो भी है मेरे बच्चियों का मामला है, मेरे बच्चियों की मामला जो भी है जी। अब आइए, चेतन के बारे में जो सुन रहा है वही चौंक रहा है, लेकिन चेतन के बारे में आपको बताऊं उनका रहस्य लोग क्या है, बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में। दरअसल चेतन की पहली शादी करीब 18 साल पहले हुई। उस वक्त छोटा मोटा काम करता था चेतन, गाड़ियों के फाइनेंस का काम करता था। पुराने मकान खरीदकर उन्हें बेच देता था। फिर उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू की। अचानक उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद ली, लेकिन धीरे धीरे उसे घाटा होने लगा। कर्ज बढ़ा तो बेटियों की पढ़ाई छुड़वा दी। 16 साल में चेतन ने 3 शादियां की। पुलिस को 2 शादी की जानकारी दी थी। लिव इन की भी बात सामने आ रही है। वो हमेशा फ्लैट बदलता रहता था। भारत सिटी में ही उसने 2 फ्लैट ले रखे थे, जिसमें वो अपनी तीसरी पत्नी को रख रहा था। उस फ्लैट में तीसरी पत्नी के साथ बेटी भी रहती थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी 16 साल की थी। उसकी पहली शादी भी करीब 16 साल पहले हुई थी। तो सुजाता से बच्चे ना होने की बात क्यों आई, अब सवाल ये है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है क्रिकेट के मैदान से। आईसीसी का एक्शन, क्या पलट जाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान में हलचल है। भारत पाकिस्तान मैच से पहली तस्वीर देखिए। आईसीसी की बैठक हो रही है। आईसीसी की एक टीम पहुंच गई है पाकिस्तान। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन को आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान पहुंचे हैं। क्या मनाने के लिए पहुंचे हैं, बताने के लिए पहुंचे हैं कि भारत के खिलाफ मैच खेलना होगा। और दूसरी तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ भी पाकिस्तान पहुंच गए। बांग्लादेश को भारत, आईसीसी ने बैन किया था, मुस्तफिजुर को भारत ने हटाया आईपीएल से उसके बाद। अब देखिए जरा, अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं, वो पाकिस्तान पहुंच गए ठीक उस वक्त जब आईसीसी भी बैठक कर रहा है और उनकी भी एंट्री हो गई है इस सीन में। जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। T20 वर्ल्ड कप हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ मैच है वो हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तानी पीएम ने तो भारत से मैच के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुरी तरह फंस गया है। आईसीसी के सख्त तेवर के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर है। 15 फरवरी को भारत पाक मैच न होने पर पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान होने वाला है। आईसीसी की चेतावनी के बाद पाकिस्तान एक बार फिर बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान के रिकॉर्ड देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान फिर पलटी मारेगा और करोड़ों के नुकसान से बचने के लिए भारत के खिलाफ मैच खेलने पर तैयार हो सकता है। छोटा पाकिस्तान, वो बेकार पाकिस्तान की टीम आके बोल रही कि इंडिया से नहीं खेलेंगे। अबे तुम बोलना था, चल आना ने भाग नहीं खेलना है तो कैसा आता है यहाँ पे। अब आपको बताऊं, क्या पाकिस्तान वाकई खेलने के लिए मान जाएगा? असदुद्दीन कह रहे हैं जब वो नहीं खेल रहा है तो हमें खेलने की क्यों परवाह होनी चाहिए। 15 फरवरी को भारत पाक मैच पर सस्पेंस जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी ने सख्त तेवर दिखाए। आईसीसी ने पीसीबी को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। आईसीसी पाकिस्तान का सालाना राजस्व का हिस्सा रोक सकती है। करीब 317 करोड़ रुपए का फंड पाक का रोका जा सकता है।
प्रसारकों के इस रकम से भुगतान किया जा सकता है। पाकिस्तान को प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही प्रसारकों की ओर से मुकदमा भी झेलना पड़ सकता है। आईसीसी के सख्त तेवर के बाद पाकिस्तान ने एक दांव खेल दिया। देखिए, दिलचस्प दांव है। आईसीसी को पत्र लिखा और कहा कि असाधारण परिस्थितियों का हवाला दिया। पीसीबी ने सरकार का फैसला बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। इस पर आईसीसी ने फिर पीसीबी से कड़े सवाल पूछे। असाधारण परिस्थितियों के तर्क को आईसीसी ने खारिज कर दिया। नियम के अनुसार प्राकृतिक आपदा, युद्ध या सरकारी आदेश की स्थिति में कोई बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों से हट सकता है, लेकिन पाक के लिए भारत से मैच खेलने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान की टीम को विश्व कप खेलने से नहीं रोका गया है। भारत के खिलाफ पाक का मैच न्यूट्रल ग्राउंड कोलंबो में हो रहा है। कोलंबो में सुरक्षा या ऐसी कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान न खेल सके। आईसीसी के सख्त तेवर के बाद पीसीबी ने बातचीत के लिए आईसीसी से संपर्क किया है। कड़े एक्शन के डर से पाकिस्तान फिर से पलटी मार सकता है। आईसीसी के एक्शन के डर से मामले को उलझाए रखना चाहता है पाकिस्तान। और आइए अब आपको लिए चलता हूं सीधे जो आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैठक हो रही है वो तस्वीर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ और गृह मंत्री नकवी को आप देख रहे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। पीसीबी की कोशिश है कि आईसीसी से बात करें और पीसीबी चीफ भी बैठे हुए हैं। क्या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है? लाहौर में यह बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक का मकसद है किसी तरह से बीच का रास्ता निकाला जा सके। तो क्या पाकिस्तान यू टर्न लेगा? आईसीसी के सख्त तेवर के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर है। लाहौर में आईसीसी के 2 प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। उनकी पीसीबी अधिकारियों के साथ चर्चा हो रही है। 15 फरवरी को भारत पाक मैच को लेकर बातचीत हो रही है। पीसीबी के बुलावे पर लाहौर में यह बैठक हो रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम भी पाक दौरे पर है। लाहौर में इस्लाम ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात की है और आईसीसी के साथ बैठक में भी पीसीबी अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष। बांग्लादेश के इस बैठक में शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं कि वो पहले ही बाहर हो चुका है, उसका बैठक में क्या काम। माना जा रहा है कि अगर पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैच खेलने इसके लिए मान जाता है तो वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी आर्थिक फायदा करवा सकता है। इस बीच श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी पीसीबी को पत्र लिख दिया है। पाकिस्तान के खराब हालात में श्रीलंका के पाक दौरे का जिक्र है। साथ ही पाकिस्तान के मैच न खेलने से श्रीलंका को भी नुकसान होने वाला है क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच कोलंबो में होना था। इसके बाद पाकिस्तान पर मैच खेलने का चौतरफा दबाव बन गया है। हम तो जा रहे हैं कोलंबो, बाकी लोग देख लें। और अब वो आ गए हैं जो विजेता रहे हैं। अंडर 19 विश्व कप की विजेता टीम आज मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची और उनका भव्य स्वागत हुआ। दूसरी तरफ देखिए, कुछ प्लेयर्स दिल्ली लैंड हुए हैं जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। अब सवाल ये है, अंडर 19 में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार खेला है, लेकिन अब ये दोबारा मैच नहीं खेल सकते क्योंकि आईसीसी का रूल है कि दोबारा अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते। लेकिन अंडर 19 खेलने वाले और शानदार खेलने वालों का होता क्या है करियर में, देखिए आपके सामने कुछ आंकड़े हैं। जैसे अंडर 19 से टीम इंडिया के जो चैंपियन है वो कौन है? युवराज सिंह साल 2000 में अंडर 19 खेले और उसी साल टीम में जगह मिल गई टीम इंडिया में उन्हें। मोहम्मद कैफ 2000 में अंडर 19 खेले, साल भर में टीम इंडिया में जगह बना ली अपनी। विराट कोहली 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसी साल टीम इंडिया में इन्हें भी जगह मिल गई। इसके अलावा एक और नाम रविंद्र जडेजा 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप, 2009 में टीम इंडिया में जगह। साथ ही पृथ्वी शॉ 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया में एंट्री। अभिषेक शर्मा 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप, 2024 में टीम इंडिया में जगह बन गई। अर्शदीप सिंह 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, 2022 में टीम इंडिया में जगह बन गई। ऐसा ही माना जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से खेल रहे हैं, बेशक अंडर 19 आगे ना खेल पाए,
आईसीसी के रूल की वजह से, लेकिन अब उनके लिए टीम इंडिया में एंट्री आसान हो जाएगी। सुनिए जरा उनके पिता और उनके कोच क्या कह रहे हैं। वैभव के द्वारा जो अद्भुत, अविस्मरणीय, उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया गया वो काबिले तारीफ है। उन्होंने इस सीरीज में 30 छक्के मारकर अंडर 90 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड कायम किया। 80 गेंदों पे 175 रन बनाए हैं, 15 छक्के 15 चौकों की सहायता से। ये एक अद्वितीय परफॉर्मेंस है, अद्भुत प्रतिभा है। बहुत खुशी है कि वैभव बहुत अच्छा खेला। वैभव के साथ सारे लड़कों ने अच्छा खेला, पूरे टूर्नामेंट में सारे बच्चों ने अच्छा खेला। जो वैभव खेला है वो तो हमको लगता है ऐतिहासिक पारी था। ऐसा पारी आज तक का इतिहास में कोई अंडर 19 में न खेला है न कभी खेल पाएगा, और ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण बनेगा युवाओं के लिए, जो आज की डेट में जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए अंडर 19 में जाके और बेहतर। आज हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। वाकई में हम लोग खुश हैं कि इतनी अच्छे प्रदर्शन क्रिकेट में वैभव द्वारा देखने के लिए मिला है। उम्मीद करते हैं कि इस टीम जो अंडर 19 में से और आगे प्लेयर्स अभी इंडिया को मेन इंडिया टीम को खेलें। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बैठक हो रही थी। तनातनी के बीच आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लाहौर में बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान को यह बता दिया गया है कि अगर वो भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता है तो इसके क्या नतीजे होंगे। जानकारी ये आ रही है कि बैठक में पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से बात करेंगे। यानी अब गेंद शहबाज शरीफ के पाले में है। आईसीसी मनाने की कोशिश कर रही है और बता रही है इससे असर क्या होगा, न सिर्फ आईसीसी पर बल्कि उसके असर और प्रभाव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी भुगतने होंगे। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि वो इस पर शहबाज शरीफ से बात करेंगे आगे। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में निशाने पर हिंदू क्यों? बांग्लादेश में दरअसल चुनाव है। बांग्लादेश में चुनाव है और आप देख रहे हैं बांग्लादेश में कैंपेन शुरू हो गया है, प्रचार हो रहा है। मैं आपको बताऊं, दूसरी तरफ देखिए यूनुस के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन टारगेट पर हिंदू है। चुनाव में आसान टारगेट है। दूसरी तरफ देखिए हुआ क्या, चुनावी माहौल है बांग्लादेश में तो हिंदू निशाने पर हैं। दीपू की हत्या हुई, दीपू के बाद एक पूर्व मंत्री की हत्या हुई, हिंदू मंत्री की हत्या हो गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इनको जेल में बंद कर दिया गया था। शेख हसीना की सरकार में मंत्री रहे रमेश चंद्र सेन जेल में थे। हाथों में देखिए रस्सियां बंधी हुई हैं और जेल में ही इनकी मौत हो गई। अब सवाल यह है कि रमेश चंद्र कोई हत्या की गई है, बाकायदा साजिश के तहत उन्हें मारा गया है, क्योंकि वो हसीना के नेता थे, हसीना के मंत्री थे और हिंदू नेता भी थे। ये मध्यवर्ती सुरक्षा बल वगैरह उपयोगी हो सकता है, लेकिन अगर समाज में वो बात नहीं है तो वो उपयोगी नहीं होगा। समाज की सुरक्षा, समाज की तैयारी, ये सबसे बड़ी आवश्यक बात है। लड़ेंगे तो फिर उनको एक होना आवश्यक रहेगा। बांग्लादेश में यूनुस राज में हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी से लेकर टॉप हिंदू नेता भी सुरक्षित नहीं। हसीना सरकार में मंत्री रहे हिंदू नेता की हिरासत में मौत पर बांग्लादेश में गुस्सा है। चुनाव से ठीक पहले हिंसा और हत्या से यूनुस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में भागवत ने बांग्लादेश के हिंदुओं को साफ संदेश दिया है। अब देखिए जरा
क्या हो रहा है बांग्लादेश में, किस हिंदू नेता की हत्या हुई है, जेल में जिन्हें आप। बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद हिंसा लगातार जारी है। चुनाव से ठीक पहले अब भी हत्याएं हो रही। पिछले 50 दिन में करीब 10 हिंदुओं की हत्याएं हुई। पूर्व मंत्री और 5 बार के सांसद भी बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं। हसीना के करीबी नेता रमेश चंद्र सेन की हिरासत में मौत हो गई। हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से वो जेल में बंद थे। रमेश चंद्र को बांग्लादेश में बड़े हिंदू नेता के तौर पर गिना जाता है। अगस्त 2024 में सेन की तस्वीरें वायरल हुई थी। इनमें उनके हाथ में रस्सी बंधी हुई है, हाथों को बांध दिया गया रस्सी से। पुलिस का दावा है बीमारी की वजह से सेन की मौत हुई है। और आपको याद होगा, बांग्लादेश की पुलिस इस तरह के दावे दीपू की हत्या से लेकर बाकियों की हत्या पर भी करती रही। अस्पताल में डॉक्टरों ने रमेश चंद्र को मृत घोषित कर दिया। हिरासत में बीमार और मौत का यह 5वां मामला है। आवामी लीग के 5 नेताओं की इस तरह मौत हो चुकी है अब तक। रमेश चंद्र सेन की मौत के बाद यूनुस सरकार भी सवालों में है। बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश में क्या हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो कैसे सुरक्षित रहे, कैसे अपनी आवाज उठाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताया, सुनिए। बांग्लादेश में अब भी 1.25 करोड़ हिंदू है। उन्होंने तय किया कि हम भागेंगे नहीं, हम वहीं रहेंगे और लड़ेंगे। बांग्लादेश में आज जितनी भी संख्या है उसके साथ वो अपनी स्थिति को बहुत अच्छा और बना सकते हैं। ऐसा बनने में हम अपनी मर्यादा में यहां रहकर जो कुछ कर सकते हैं, या दुनिया भर के हिंदू अपने अपने जगह पर जो कुछ कर सकते हैं, वो सब उनके लिए होगा। इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं। बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक है, अफसोसनाक भी। लेकिन बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद क्या होगा, बड़ी बात यह है, क्योंकि बांग्लादेश में अब ना हसीना आएंगी सत्ता में, ना खालिदा आएंगी सत्ता में। ये बेगम ही सत्ता में रहती थी, कभी ये कभी वो। अब देखिए जरा, अब खालिदा के बेटे तारिक रहमान प्रचार कर रहे हैं। उनकी बेटी आप देख रहे हैं, तारिक रहमान की बेटी रिक्शा पर कैंपेन कर रही है बांग्लादेश में। तारिक रहमान इस वक्त आकर्षण का केंद्र है बांग्लादेश में। लंदन रहते थे, लंदन से वापस आए हैं। लेकिन पीएम कौन बनेगा? बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने वाले हैं, 12 तारीख को। 35 साल में पहली बार न शेख हसीना और न खालिदा जिया कोई रेस में नहीं। 1991 से 2024 तक बांग्लादेश में इन दोनों नेताओं का दबदबा रहा है। 2024 में शेख हसीना को आंदोलन के बाद बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, तब से शेख हसीना भारत में रह रही हैं। वहीं हाल ही में खालिदा जिया का निधन हो चुका है। शेख हसीना की पार्टी को इस चुनाव के लिए बैन कर दिया गया है। बांग्लादेश के चुनाव पर भारत और पाकिस्तान और चीन की नजर है। यूनुस राज में बांग्लादेश के भारत से संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए, जबकि पाकिस्तान चीन के साथ बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत हुए। चुनाव नतीजों के बाद साउथ एशिया का पावर बैलेंस बदल सकता है और इस वजह से दुनिया के देशों की इस चुनाव पर नजर है। तारिक रहमान पूर्व पीएम खालिदा के बेटे हैं और पीएम की रेस में आगे हैं। तारिक पूर्व पीएम खालिदा के सुपुत्र हैं। तारिक अभी तक लंदन में रह रहे थे। दरअसल बांग्लादेश में अब तक जितने भी सर्वे आए हैं उनमें बीएनपी को ही बढ़त दिखाई जा रही है, यानी तारिखी पीएम होंगे। अगला नाम है जुबैदा रहमान का, ये है जुबैदा रहमान। तारिक की पत्नी जुबैदा भी पीएम की रेस में शामिल है। कहा जा रहा है कि बीएनपी अगर सत्ता में आती है, किसी कारण तारिक प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो जुबैदा को यह कुर्सी मिल सकती है। हसीना के तख्ता पलट के बाद से जुबैदा एक्टिव हो गई। एक और नाम है शफीकुर रहमान का। शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद जमात का उभार हुआ। जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान भी रेस में चल रहे हैं। एक और नाम आपने सुना होगा नाहिद इस्लाम का। शेख हसीना के तख्ता पलट में नाहिद इस्लाम की मुख्य भूमिका थी। छात्र नेता नाहिद इस्लाम भी पीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। सुनिए जरा बांग्लादेश के लोग क्या कह रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से अपनी बेटी की मौत नहीं देखी।
मोबाइल फोन पर भी मैंने नहीं देखा। जब उन्होंने कहा कि ये उन्होंने फोन पर देखा है तो मेरा सीना फटने लगा। बांग्लादेश में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, हर कोई डरा हुआ है। क्या इस हालात में उनकी भी मौत हो जाएगी? भयावह अवस्थाয় मृत्युवरण करते হবে কিনা। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है जो सभी के लिए, जो अपने बढ़ते वजन से परेशान है, उनके लिए बड़ी खबर है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है, संभाले नहीं संभल रहा है, तो खबर आपके लिए। मोटापा चुनौती बन गया है और आंकड़े बता रहे हैं आगे आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में मोटे लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है, जो डराने वाली है। देखिए जरा अभी कितनी संख्या है और आने वाले वक्त में भारत में मोटापा और मोटे लोगों की संख्या क्या होगी। देख रहे हैं 2020 में 3 करोड़ 30 लाख मोटे लोग थे भारत में। 2035 में संख्या हो जाएगी 8 करोड़ 30 लाख। एक रिपोर्ट में भारत के मोटापे को लेकर चिंता जताई गई। बताया यह गया है कि भारत में 24% महिलाएं और 23% पुरुष मोटे। यह आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आधार पर जारी हुआ है। बताया गया 2020 में 3 करोड़ 30 लाख बच्चे मोटापे का शिकार थे, जबकि 2035 में यह आंकड़ा 8 करोड़ 30 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। मोटापे की वजह से 2019 में देश पर आर्थिक बोझ लगभग 2,40,000 करोड़, जो कि 2030 तक 6,70,000 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। मोटापे पर प्रति व्यक्ति खर्च 2019 में करीब 1,800 रुपए सालाना था प्रति व्यक्ति। अब 2030 तक ये खर्च बढ़कर 44 रुपए तक पहुंच सकता है। दरअसल 44,000 तक पहुंच सकता है 2030 में। दरअसल मोटापा अपने साथ शरीर के लिए अनेक चुनौतियां लाता है। इसकी वजह से डायबिटीज, हृदय रोग और बीपी जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। इससे कार्य क्षमता कम हो जाती है, दवाओं और इलाज का खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। और आसान शब्दों में मोटापा प्रत्यक्ष रूप से इलाज, दवा का खर्च बढ़ाता है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से कार्यबल पर प्रभाव डालकर देश की जीडीपी को भी प्रभावित करता है। आर्थिक सर्वे में भी कहा गया कि मोटापा अब शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से फैल रहा है और हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है। अब आपको बताऊं कि दुनिया के कौन कौन से देश में मोटे लोग ज्यादा हैं और भारत यानी हम उसमें कहां खड़े हैं। आंकड़ा पूरी दुनिया का आपके सामने है। चीन में देखिए जरा, चीन में मोटे लोगों की जो संख्या है वो 40 करोड़ 20 लाख है। चीन के अलावा हिंदुस्तान में, भारत में मोटे लोगों की संख्या 18 करोड़ है। अमेरिका में 17 करोड़ 20 लाख है और ब्राजील में 8 करोड़ 80 लाख है। साथ ही रूस में 7 करोड़ 10 लाख है मोटे लोगों की संख्या और मैक्सिको में 5 करोड़ 80 लाख है। इंडोनेशिया में 5 करोड़ 2 लाख है 20 लाख और इजिप्ट में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा है मोटे लोगों की संख्या। अब सवाल यह है, जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है ये डराने वाला है। सुनिए जरा डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। भारत के अंदर जो मोटापे का पैटर्न है, ज्यादातर देखा जाता है कि थिन होते हैं, स्लिम होते हैं, पर उनके एब्डोमिनल फैट काफी ज्यादा होता है, मतलब पेट के अराउंडिंग जो फैट है वो काफी ज्यादा। तो अगर आपके पेट के अराउंडिंग फैट है तो वो भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है जितना मोटापा ओवरऑल अगर हम देखते हैं। तो इसमें बहुत जरूरी है कुछ बातों का ध्यान रखना, जो लेबल खास तौर पे, जैसे अगर उसमें शुगर है, फैट है, हाई सोडियम है, तो वो रेड कलर में होने चाहिए, बोल्ड, ताकि उसको हम ठीक तरीके से पहचान सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, उसके अंदर भी जैसे अभी फिलहाल शुगर बोर्ड की जैसे बात की गई थी, तो इसी तरह की और भी कैंपेन चलानी चाहिए। साथ के साथ लाइफस्टाइल पर बहुत काम करने की जरूरत है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरत है। खासतौर पे जो कॉर्पोरेट्स वगैरह है, जिनकी सिटिंग जॉब है, उनको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरह की करनी ज्यादा जरूरी है। साथ के साथ गवर्नमेंट के स्तर पे हम देखें, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट है, तो उसका दायरा बढ़ाना होगा। स्कूल के अंदर फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना जरूरी है। तो इसलिए अपना ख्याल रखें अगर वजन बढ़ रहा है तो। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको बताऊं, मलेशिया से रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर थे। यह उनकी तस्वीर है, मलेशिया में उनका ग्रैंड वेलकम हुआ।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आखिरी दिन था। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से मिले और प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत और मलेशिया की जो संस्कृति है वो एक दूसरों से मिली हुई है। उसके बाद दोनों देशों के पीएम के बीच समझौते हुए, द्विपक्षीय बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी मेरे मित्र है, प्रधानमंत्री जी आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेट का स्वागत किया गया और मैंने देखा है कि परंपराओं से। और देखिए जरा, पीएम मोदी जब वहां मौजूद थे तो लोगों ने उनका भारतीय और मलेशियाई झंडों के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के मलेशिया दौरे पर थे। आज कुआलालंपुर के पेरडाना पुत्र में पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और रेड कारपेट बिछाकर उनकी अगवानी की गई। पीएम का स्वागत कुआलालंपुर के पुत्र जया में स्थित परदाना पुत्र भवन में हुआ, जो मलेशियाई पीएम के दफ्तर के रूप में कार्य करता है। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, परदाना पुत्र नाम का मतलब ही है प्रधानमंत्री का भवन। 1997 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, जो 1999 में पूरा हुआ। और इस परदाना पुत्र भवन का वास्तु और डिजाइन बेहद खास है। भवन का डिजाइन इस्लामी शैली में किया गया है, जिसमें बड़े गुंबद और ऊंचे मेहराब नजर आते हैं। ये गुंबद मलेशिया की इस्लामी विरासत को दर्शाते हैं और यहीं पर राष्ट्रगान भी हुआ। आपको बताऊं, मलेशिया की कुल आबादी लगभग 3.5 करोड़ है, जिसमें 3 करोड़ 20 लाख मुस्लिम आबादी है। मलेशिया में हिंदू आबादी करीब 6.5% है। मलेशिया में इस्लाम 14वीं-15वीं शताब्दी में पहुंचा है। उससे पहले मलेशिया हिंदू और बौद्ध धर्म के प्रभाव में रहा। मलय भाषा के हजारों शब्द संस्कृत से निकले। 11वीं शताब्दी में बुजांग वैली राजेंद्र चोल के कब्जे में थी। चोलों ने यहां शिव और विष्णु के मंदिर का विस्तार किया। पीएम मोदी ने आईएनए के और इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को भी श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री ने आईएनए के पुराने सैनिक जयराज राजा राव से मुलाकात की। शनिवार को मलेशियाई पीएम ने खुद पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में क्या कहा। भारत और मलेशिया के संबंध बहुत विशेष हैं। हम मैरीटाइम नेबर्स हैं। सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। अब देखिए, प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय मलेशिया दौरा पूरा हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया दौरे से लौटे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और दिल दहला देने वाली खबर है जो राजस्थान से आई। कोटा में मौत की बिल्डिंग, एक इमारत भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह गिर गई। कुछ इस तरह की इमारत
तस्वीरें हिला देने वाली, एक शख्स दबा हुआ है, उसे यकीन दिलाया जा रहा है परेशान मत हो, तुम्हें निकाल लेंगे। तो कैसे हुआ यह हादसा? कोटा के तलवंडी में कल देर रात यह हादसा हुआ। करीब रात 9 बजे 3 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। बिल्डिंग गिरते ही चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। हालात इतने दर्दनाक थे कि मलबे में दबे लोग चीख रहे थे। मलबे से आवाज आ रही थी कि हमें बचा लो। कहीं मलबे में दबे लोगों का हाथ दिख रहा था तो कहीं पैर नजर आ रहे थे। एक शख्स के तो दोनों ही पैर शरीर से कट कर अलग हो गए। मौके पर जो पहुंचा लोगों को बचाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर में एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हुए जबकि 2 की मौत हो गई है। हादसे वाली बिल्डिंग में एक नॉनवेज रेस्टोरेंट चल रहा था। सबसे नीचे वाले हिस्से में खाना बनता था और ऊपर के फ्लोर खाली थे। कहा यह जा रहा है कि पड़ोस की इमारत में निर्माण का कार्य चल रहा था, इससे इस बिल्डिंग में काफी कंपन हो रहा था। फिलहाल इस हादसे को लेकर अभी जांच जारी है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं पीड़ितों के परिवार। 1 बजे तक ढूंढा उसको, फिर मैंने सुबह मैं फिर वहीं पे गई। मैंने कहा सर मेरा बच्चा यहाँ आया था बिरयानी खाने। मैंने कहा मेरा बच्चा नहीं दिख रहा है शायद इसमें, तो उसने फोटो बताई अखबार में। फिर मैं बच्चों को पहचान गई, मेरा लक्ष्मण है ये मेरा बच्चा। पहले तो पत्थर आए थे, फिर वो एकदम क्या धमाका हुआ लाइट का जैसा, तो मैं तो बग गया था यहाँ से। फिर क्या नाम है, फिर बाद में पता लगा भाई बिल्डिंग साइड की। फिर हम गए सारे को वहाँ पर, फिर उनको निकाला बाहर जो दब रहे थे। जो दुकान का काम चल रहा था पहली साइड से, तो उन्होंने सोच समझ के इस बिल्डिंग का देख रेख करके काम करना चाहिए था। 2-3 पत्थर आके मेरी दुकान पे आके गिरे, तो मैंने बाहर आके देखा तो ये बिल्डिंग गिरने वाली थी। मात्र 30 सेकंड का टाइम मिला जिसमें अपनी जान बचा के मैं भागा जितना हो सके। होटल था उसके जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग पे काम चल रहा था, उसकी वजह से कंपन की फीलिंग आ रही थी। तो होटल के ओनर ने कहा कि भाई इसको क्या है, तो होटल ओनर बिल्डिंग ओनर ने कहा कि मैंने इसके लिए सिक्योरिटी ले ली है काम कराने की, तो बाकी कोई नुकसान होता है छोटा मोटा तो मैं बाद में करा दूंगा। इस वजह से ओनर ने भी ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया। इस संबंध में सरकार ने संज्ञान लिया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो सेना से जुड़ी है, अग्निवीरों से जुड़ी है। खबर यह है कि शादी की तो नौकरी चली जाएगी। अग्निवीर को लेकर पहले बहुत बवाल हुआ, अब एक नई चीज जो शुरू हुई है कि अग्निवीर जब तक रहेंगे सेवा में तब तक वो शादी नहीं कर सकते। भाई आपको बताऊं कि आखिर क्या है नई गाइडलाइंस और क्या कहती हैं। अग्निवीर भर्ती 2026 में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार आवेदन प्रक्रिया के कुछ नियम बदल दिए गए, साथ ही अनुशासन के नियम भी सख्त कर दिए गए। सबसे चौंकाने वाला नियम वैवाहिक स्थिति को लेकर है। निर्देशों के अनुसार अविवाहित उम्मीदवार ही भर्ती के पात्र होंगे और 4 साल की सेवा में उन्हें शादी की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई अभ्यर्थी इस नियम का उल्लंघन करता है या पहले से शादीशुदा पाया जाता है तो उसे तुरंत भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ट्रेड के चुनाव को लेकर है। अब आवेदन भरते समय ही कार्यक्षेत्र चुनना अनिवार्य होगा। यह बदलाव योग्यता रुचि के अनुसार विभाग चुनने की आजादी देता है। सेना ने अग्निवीर भर्ती 2026-27 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार महत्वपूर्ण बदलाव ट्रेड सिलेक्शन मैरिटल स्टेटस को लेकर है। और आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। क्या समय सीमित है, इसे दूसरों के हिसाब से जीने में बर्बाद मत करिए, क्योंकि धन दौलत और शोहरत तो आती जाती रहती, लेकिन जिंदगी और कुछ रिश्ते एक ही बार मिलते हैं। लाइफ का यह अहम फंडा दिया मशहूर कारोबारी स्टीव जॉब्स ने। स्टीव जॉब्स ने ही एप्पल कंपनी खड़ी की, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। जॉब्स एक वक्त दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। तकनीक और सोच से दुनिया को उन्होंने बदल दिया, लेकिन जब वो कैंसर से जूझ रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि इंसान चाहे कितना कमा ले, जितना चाहे कमा ले, चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए और लाखों लोग भले उसकी तारीफ करें, लेकिन मौत के सामने इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं। आप पैसों से महंगा बेड खरीद सकते हैं, कार चलाने या कमाई बढ़ाने के लिए लोगों को रख सकते हैं, लेकिन कोई आपकी बीमारी या दर्द अपने ऊपर नहीं ले सकता। तब आपको एहसास होता है कि 100 रुपए की घड़ी हो या 10 लाख रुपए की, दोनों एक ही वक्त बताती हैं। 10 लाख की कार हो या 10 करोड़ की कार, एक ही सड़क पर चलती हैं, लेकिन आप पैसों से दोस्त और रिश्तों को खरीद नहीं सकते। इस तरह जॉब्स ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, यह समझने के लिए मौत का इंतजार मत करिए।
आपके परिवार और दोस्त पैसों से ज्यादा कीमती हैं। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं, अपनी जिंदगी में उतारिए, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सही मसाले से बने खाने की खुशबू सीधा डाइनिंग टेबल तक खींच लाती है भाई। ओहो। तुम कौन? पापा, ऋतिक रोशन पिज्जा बर्गर खाना खाने आ गए। पापा, राकेश मसाले से बने खाने के स्वाद में खो जाना, ये कौन सी नई बात है? राकेश मसाला, स्वाद जो रह